हेलो एवरीवन, वेलकम टू आखर। लिख देती हूँ मैं एक बार। तो कल हमारा जो लेक्चर था वो लेक्चर 1 था एंड इन यस्टरडेज लेक्चर वी सॉ अबाउट द डिफरेंट स्केड्यूल दैट इज़ फ्रॉम स्केड्यूल 1 टू स्केड्यूल 5। तो इन आज के लेक्चर में हम वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम स्केड्यूल 6 टू स्केड्यूल 12। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अब हम आते हैं हमारे स्केड्यूल 6 पे। तो देखो व्हाट इज स्केड्यूल 6। तो स्केड्यूल 6 स्टेट्स अबाउट दी, ठीक है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ। ठीक है, अब देखो हमारी कोई 4 स्टेट हैं। कौन कौन सी? असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन एरियाज़ में जो भी इनकी ट्राइबल एरियाज़ हैं इन स्टेट्स की, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और उसके कंट्रोल के लिए कौन सा स्केड्यूल है? वो हमारा स्केड्यूल 6 है। ठीक है, स्केड्यूल 6 कंटेन्स द provisions relating to the administration of tribal areas of these 4 states, that is असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, ठीक है। अब इसमें कौन सा आर्टिकल है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इस स्केड्यूल से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है? आर्टिकल 244(2) एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 275(1). तो ये आर्टिकल्स तो हम बाद में देखेंगे, तो इनके बारे में भी इतना मत सोचो। ठीक है, तो चलो अभी हम हमारे स्केड्यूल 6 पे आते हैं कि स्केड्यूल 6 क्या है बेसिकली। तो देखो, चलो हेडिंग डालते हैं हम स्केड्यूल 6। ठीक है, अब देखो क्या होता है हमारे पास कि जो स्केड्यूल 6 होता है is that the tribal areas are to be administered as the autonomous districts and the autonomous region. Okay, so write about schedule 6. So start writing. Write it provides the provision for the tribal areas are to be administered as autonomous districts and autonomous regions. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ये तुम्हारी 4 स्टेट्स हैं, उसमें जो भी ट्राइबल एरियाज़ होंगी, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा या वो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेड होंगी, दे आर गोइंग टू एडमिनिस्ट्रेड एज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब क्या है कि उनका खुद का एक अपना लॉ होगा, एक उनका लॉ होगा वो उनके हिसाब से होगा। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टेट के अलग हो जाएंगी या वो इंडिया से अलग हो जाएंगी। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है या जो स्टेट के रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स हैं, उनसे अलग हो जाएंगे। स्टेट के अंदर रहते हुए भी उनका एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होगा, वो एक ऑटोनॉमस रीजन की तरह एडमिनिस्ट्रेड होंगे। ठीक है, अब देखो क्या इसका मतलब। अब क्या हुआ कि इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है कि द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द एरिया और द एरियाज एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट इन ऑटोनॉमस रीजन्स। तो इसके अंदर ये 6 स्केड्यूल के अंदर जो प्रोविज़न है उसमें एक और है कि ये कौन स्पेसिफाई करेगा कि जो पर्टिकुलर एरिया है इसका एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस रीजन्स की तरह हो। ये कौन इतना एम्पावर्ड है? तो द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज एम्पावर्ड टू डू सो। कौन? द गवर्नर ऑफ स्टेट इज एम्पावर्ड। ठीक है, इस तरह से लिखो, द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज एम्पावर्ड। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इसका मतलब क्या हुआ। द गवर्नर, ये आर है, ठीक है, द गवर्नर हैज़ द पावर टू, अच्छा इस तरह लिख लो, ही हैज़ द पावर, ठीक है, टू क्रिएट
आ न्यू ऑटोनॉमस रीजन को मैं AR लिख दे रही हूँ, ठीक है, AR या AD, ऑटोनॉमस रीजन या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, और टू ऑल्टर द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, क्या, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस रीजन, और टू ऑल्टर द नेम, ओके, ऑफ एनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, इतना आ गया सब लोगों को समझ में। अब देखो ओरिजिनली क्या था कि इट कंसिस्टेड ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट ए और अ पार्ट बी। ओरिजिनली ऐसा था कि इसमें 2 पार्ट थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी हमारे पास ऐसी कितनी एरियाज हैं, टोटल नंबर ऑफ एरियाज अगर हम देखें तो कितनी है, 10 है। और ये कितने स्टेट्स में है, ये 4 स्टेट्स में है, ठीक है। तो नाउ देयर आर 10 सच एरियाज इन 4 पार्ट्स। तो ये 4 स्टेट्स हैं, तो इन एरियाज को हमने 4 पार्ट में है रखा। अब वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, इन 4 पार्ट्स, ठीक है। अब वो 4 पार्ट्स देख लो। तो हम आते हैं हमारे पहले पार्ट पे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू असम, ठीक है। तो असम में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, देयर आर 3 एरियाज इन असम विच आर अंडर द ट्राइबल एरियाज अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन कौन से एरियाज हैं ये देखो। तो नंबर फर्स्ट है, क्या है, द नॉर्थ, लिखते रहो मेरे साथ, द नॉर्थ कछार हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दीमा हेलोंग। सेकेंड कौन सा एरिया है, द सेकेंड इज द कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, द कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, ओके। थर्ड कौन सा एरिया है, तो थर्ड एरिया हो गया हमारे पास द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। कौन सा, द बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट इज रिलेटेड टू मेघालय। सेकेंड पार्ट किससे रिलेटेड है, सेकेंड पार्ट रिलेटेड है मेघालय से, ठीक है। मेघालय में कितनी एरियाज है, मेघालय हैज टोटल नंबर ऑफ 3 एरियाज। कौन कौन सी, द खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, द खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सेकेंड कौन सी एरिया हो गई, द जांतिया हिल डिस्ट्रिक्ट, द जांतिया हिल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। थर्ड कौन सी एरिया हो गई, द गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ओके। नंबर थर्ड हमारा है, तो नंबर थर्ड हमारा कौन सा एरिया हो गया, थर्ड हमारा हो गया पार्ट सेकेंड ए। तो इसको हमने क्या वैसे बोला गया है, इसको हमने पार्ट सेकेंड ए बोल दिया गया है कि पार्ट सेकेंड का ही एक पार्ट हमने मान लिया है। तो ये क्या है, ये है रिलेटेड टू त्रिपुरा, ओके। अब देखो इसमें कितनी एरिया है, त्रिपुरा हैज टोटल नंबर ऑफ 1 एरिया, दैट इज द त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये नाम है उन एरियाज के, तो याद रख लो। बाई चांस अगर मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए गए, वैसे तो नाम से बहुत आसानी से याद रहेंगे, सबको पता है। पार्ट जो 4th है या पार्ट 3rd है जिसका नाम, उसको क्या है, वो किससे रिलेटेड है, वो मिजोरम से रिलेटेड है, ठीक है। मिजोरम में टोटल कितनी एरियाज है, मिजोरम में टोटल 3 एरियाज हैं। कौन कौन सी, द चकमा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, द चकमा डिस्ट्रिक्ट। नंबर सेकेंड कौन सी एरिया है, द मारा डिस्ट्रिक्ट, और नंबर थर्ड कौन सी एरिया है, द लाय डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो दीज आर द 10 एरियाज विच आर अंडर 4 स्टेट्स अंडर 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया। अब देखो जो ये 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका क्या क्या फीचर होता है, तो क्या है, द वेरियस फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंटेन्ड इन द 6th शेड्यूल, कौन कौन से होते हैं। तो देखो
क्या होता है कि सबसे पहले कि जो भी ट्राइबल एरियाज हैं इन चारों स्टेट्स के, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। तो ये हमने ऑलरेडी पहले देख लिया है, ठीक है, कि ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की तरह जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो होगा, बट दे डू नॉट फॉल आउटसाइड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ये हमने देख लिया कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की तरह तो होंगे, लेकिन ये जो स्टेट की अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उसके अंडर में ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं हो जाएगा, कोई स्टेट के बाहर नहीं आ जाएगा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट की, नहीं ये हमारा अलग स्टेट या ये हमारा अलग डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारा गवर्नर होता है उसके पास ये पावर होती है, ही इज़ एम्पावर्ड, ठीक है, टू डिक्लेयर दैट ट्राइबल एरिया और टू एडमिनिस्टर दैट ट्राइबल एरिया, ठीक है, एज अ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। तो क्या है कि अगर तुम्हारा एक स्टेट है या तुम्हारा एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है और उसमें डिफरेंट ट्राइब्स हैं तुम्हारे पास, तो गवर्नर क्या कर सकता है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट ऑटोनॉमस रीजन में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। ये समझ आ गया हमारे पास। तो देखो किस तरह से होगा कि अगर ये तुम्हारे पास एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, क्या है ये हमारे पास एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब हमने देखा कि इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट ट्राइब्स है, एक ट्राइब हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, ठीक है, 4 हो गए। तो गवर्नर क्या कर सकता है, गवर्नर इस पूरे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को भी ऑटोनॉमस रीजन्स में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, कि ठीक है ये तुम्हारा पहला रीजन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, लेकिन ये पूरा क्या रहा, ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट रहा, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये अथॉरिटी किसके पास है, ये गवर्नर के पास है, गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास है अथॉरिटी है, ही इज एम्पावर टू डू सो, ठीक। अब और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें शेड्यूल 6 में, वो देख लो कि जो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, ठीक है, अब ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट तो हो गए, लेकिन इसको जो एडमिनिस्टर होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, ठीक है। और उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 30 मेंबर्स, इट कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 30 मेंबर्स, यानी मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 30 मेंबर्स होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब ये जो 30 मेंबर्स होते हैं तुम्हारे पास, इसमें से 4 आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, ठीक है, जो 4 मेंबर्स दे आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, ठीक है। बाकी के कितने बचे, बाकी के बचे 26, दे आर इलेक्टेड, 26 क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर्स होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, ठीक है। जो ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये कितने साल तक इस ऑफिस में रह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, दे 5 years तक, दे होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये कब तक रह सकते हैं ऑफिस में, ये रह सकते हैं टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर, यानी जब तक गवर्नर उनको ना हटाए, तो दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द, ये लिख लो, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है, जब तक गवर्नर चाहे उनको नॉमिनेटेड मेंबर्स को रख सकता है, ठीक है। अब इतना सब लोगों को याद हो गया, सॉरी। अब देखो क्या होता है कि जो 6th शेड्यूल है, इट ऑल्सो हैज़ द प्रोविजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये हमने देख लिया। इट ऑल्सो हैज़ द प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल्स, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। और इनको जो भी कुछ इनको पावर्स मिली होती हैं, कुछ इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, कुछ लेजिस्लेटिव यानी जुडिशियल पावर्स होती हैं, सॉरी, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल इनकी पावर्स होंगी। तो ये सारा मेंशन कहाँ पे है, इसका प्रोविजन कहाँ पे है, 6th शेड्यूल में ही मेंशन है, ठीक है। अब देखो जो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, ये डिफरेंट स्टेट के अपने अपने अलग होते हैं, ठीक है। तो अपने जो भी स्टेट है, यानी ये 4 स्टेट है ना, चारों स्टेट के जो भी इनके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव
रिस्पेक्टिव पावर्स होंगी वो अलग अलग होंगी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सबका एक समान होता है, सबका अपना अलग होता है। उन एरियाज़ पे, जो भी ट्राइबल एरियाज़ में, उन पे डिपेंड होता है, गवर्नर पे होता है डिपेंड। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या अब तक है देखा कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं, जो रीजनल काउंसिल्स होते हैं, उनके एक अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देखो हम ना फंक्शंस भी देख लेते हैं, तो ये हमारा पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्केड्यूल वाला, कि इस स्केड्यूल में और क्या क्या मेंशन है, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है इनका लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ठीक है, तो क्या है, लिखते रहो मेरे साथ साथ। द फीचर्स ऑफ द सिक्स्थ स्केड्यूल, द इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इसका सिक्स्थ स्केड्यूल का, वो क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं इसको एम्पावरमेंट है, यानी ये इतना एम्पावर्ड है कि ये अपने आप लॉज बना सकता है। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पे लिखो एम्पावरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू मेक लॉज। ठीक है, टू मेक लॉज। अब वो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे वो लॉज, ठीक है, बना सकता है, वो कौन कौन से स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स हैं वो देखो। लैंड हो गया जैसे आपके पास, ठीक है, जैसे हमारे पास फॉरेस्ट हो गया, कैनाल वाटर हो गया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, मैरिज और डाइवोर्स, मैरिज एंड डाइवोर्स। इनको बस हल्का फुल्का याद रखना है, एक बार देख लेना कि ऐसे कौन कौन से स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स हैं या स्पेसिफाइड सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिन पे ये लॉज अपना बना सकते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, एंड और कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल सोशल, ठीक है, कस्टम्स, इस हिसाब से बहुत सारे लॉज हो गए। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल लॉज मेड अंडर दिस शेल हैव नो इफेक्ट अंटिल असेंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इस जो भी मैंने लाइन बोली है, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि जो भी ये लॉज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो भी ये लॉज बनाएगा, ये तब तक वैलिड नहीं होंगे जब तक इस पर गवर्नर अपना असेंट नहीं दे देता। तो ये लॉज हैज़ टू बी असेंटेड बाय द गवर्नर। ओके, असेंटेड बाय गवर्नर। तो ये हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे, कि जो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होते हैं इनके कौन कौन से एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, ये भी देख लेते हैं हम एक बार। तो ठीक है, तो द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या जो रीजनल काउंसिल्स होते हैं, दे आर गिवन द पावर टू स्टैब्लिश और कंस्ट्रक्ट और मैनेज द प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, कि ये जो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको बना सकते हैं। दे हैव द पावर टू कंस्ट्रक्ट, टू मैनेज द प्राइमरी स्कूल्स। ओके, प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है, जो मार्केट्स होते हैं उनको भी मार्केट्स। ओके, कैटल पॉन्ड्स, फिशरीज, रोड ट्रांसपोर्ट। ओके, रोड एंड रोड ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज। प्लस क्या है कि जो भी ये तुम्हारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है, इनमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी और इंस्ट्रक्शंस किस लैंग्वेज में दिए जाएंगे, वो भी तुम्हारा जो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं या रीजनल काउंसिल्स हैं वही स्पेसिफाई करती हैं। तो ये लिख लो, दे आर ऑल्सो ऑथराइज्ड to prescribe
द लैंग्वेज एंड मैनर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी स्कूल्स। ओके, यहाँ तक समझ आ गया सब लोगों को? प्राइमरी स्कूल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। नाउ वी हैव, ठीक है, जुडिशियल फंक्शंस। तो जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स होते हैं, इनके क्या क्या जुडिशियल फंक्शन होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। दैट दे आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट विलेज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स। ओके, तो ये इस हिसाब से लिखो, दे आर एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट विलेज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ओके, for the trial of cases, ठीक है, वेयर ऑल द पार्टीज, जो भी मतलब वही है कि जो भी लोग हैं या जो भी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो कि इन स्केड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड ये कोर्ट्स का गठन यानी कॉन्स्टिट्यूट कोर्ट्स को कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास कि जो भी केसेस हैं या जो भी इनका ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के केसेस हैं और जो भी इनका जजमेंट आएगा, ठीक है, उस पे सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही अपना ज्यूरिडिक्शन रख सकता है, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ही ज्यूरिडिक्शन होता है। ठीक है, ओवर ऑल द सूट्स और द केसेस ऑफ द काउंसिल कोर्ट्स। जो ऑल अदर कोर्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं आपके पास, उनका कोई भी ज्यूरिडिक्शन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये लिखो, ओनली हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ द jurisdiction over such cases, ठीक है, of the council court। काउंसिल कोर्ट का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और द रीजनल कोर्ट्स। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो ये काउंसिल कोर्ट्स होते हैं, these council courts are not given the power to decide the cases involving offences punishable by death or imprisonment for 5 or more years। अब यहाँ पे इस तरह से लिखो कि जो मैंने अभी लाइन बोली है उसका मतलब ये है कि जो भी केसेस होते हैं जिनमें इम्प्रिजनमेंट या जो डेथ केसेस होते हैं, जिनका या तो वो डेथ हो, ठीक है, जहाँ पे जो ऑफेंस है वो एंड में जाके उनको डेथ मिले, या क्या होता है कि जो इम्प्रिजनमेंट उन लोगों को मिल रहा है वो 5 ईयर्स का या 5 ईयर्स से ज़्यादा का मिल रहा है, इन केसेस में या इन सिचुएशंस में जो ये काउंसिल कोर्ट्स होते हैं उनका पावर नहीं होता है, तो वहाँ किसका होता है? वहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट गिवन द पावर, दे आर नॉट गिवन द पावर to decide cases involving offences punishable to death or imprisonment of 5 years or more। ठीक है, इतना समझ आ गया सब लोगों को? अब देखो, अब इनकी कुछ फाइनेंशियल भी पावर्स होती होंगी ऑब्वियसली, तो अब हेडिंग डालो फाइनेंशियल पावर्स। तो फाइनेंशियल पावर्स इनकी क्या क्या होती हैं? दे आर एम्पावर्ड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल। तो ये अपना जो भी इनका रिस्पेक्टिव काउंसिल है उसके लिए बजट बना सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू एसेस और कलेक्ट लैंड रेवेन्यू और इम्पोज टैक्सेस। ठीक है, इम्पोज टैक्सेस,
किस किस पे, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, ठीक है, व्हीकल्स जी, फॉर द एंट्री ऑफ गुड्स, फॉर द सेल इन द मार्केट और टोल, ठीक है, फेरीज पे जो भी गुड्स पे मतलब गुड्स कैरीड बाय फेरीज पे, ठीक है, टैक्सेस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल डिस्पेंसरीज, इन सब पे एक्सेट्रा, तो ये टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो और इनके पास क्या पावर होती है, दे आर गिवन द पावर टू ग्रांट लाइसेंस और लीजेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स विद इन देयर ज्यूरिडिक्शन। तो इनके ज्यूरिडिक्शन में अगर ये क्या कर सकते हैं, दे आर गिवन, द काउंसिल्स आर गिवन, इस तरह से लिखो, द काउंसिल्स आर गिवन द पावर टू ग्रांट लाइसेंस, वो अपना वो लाइसेंस हम लोगों को दे सकते हैं, उन लोगों को दे सकते हैं, किस लिए, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। दे आर गिवन द पावर टू ग्रांट लाइसेंस और लीजेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन देयर ज्यूरिडिक्शन ओनली। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने फाइनेंशियल पावर्स देख ली, डिस्ट्रिक्ट जो भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स होते हैं। तो इससे हमारा क्या हुआ कि हमारा जो शेड्यूल 6 है वो हमारा ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आज का जितना समय था वो सारा शेड्यूल 6 में लग गया, बट हाँ ठीक है, एक बार हमारा पूरा हो गया तो ठीक है। अब देखो ये फाइनेंशियल पावर्स हो गई, जुडिशियल फंक्शंस जो थे वो भी आप लोगों को समझ आ गए होंगे, जो इनके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं वो भी देख लिए, लेजिस्लेटिव फंक्शंस हमने देख लिया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा शेड्यूल 6 जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे वी हैव टू स्टॉप। अब हम जो हमारा कल का लेक्चर होगा उसमें हम आगे के स्केड्यूल्स को विल सी फर्दर स्केड्यूल्स इन आवर लेक्चर 3rd। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।